सबसे बड़ा मैदान लड़ाई का और सबसे बड़े लड़ैया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे बड़ा चुनाव और सबसे बड़े चेहरे दांव पर। पूरे देश में सारे राज्यों पर निगाह डालिए, इतने एक साथ किसी राज्य में इतने बड़े राजनेता आपको नहीं मिलेंगे इतनी ज्यादा संख्या में जितने अकेले उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश का रुतबा है, उत्तर प्रदेश का रुबाब है। अब उसी उत्तर प्रदेश में सत्ता का संग्राम है और इस पूरे परिदृश्य में दो ध्रुव, दो चेहरे केंद्रीय भूमिका में हैं। एक और योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अभी तक जो परिस्थितियां हैं उसमें माना जा रहा है कि इन्हीं दो के बीच में संघर्ष होगा, भाजपा और सपा के बीच में संघर्ष होगा सत्ता का। तो स्वाभाविक है ये दोनों चेहरे केंद्रीय भूमिका में रहेंगे और दांव पर रहेंगे। बाकी चेहरों की फेरिस्त में जाएंगे तो मायावती जी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं और बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो चेहरे हैं। और इन दोनों चेहरों ने प्रदेश भर में घूम घूम कर चुनाव की टोन सेट करने का काम शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ को आप सुनिए, वो ठेठ पूरब में बोले और चाहे ठेठ पश्चिम में, मध्य में चाहे दक्षिण में उत्तर प्रदेश के, उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा यादव परिवार पर जरूर होता है। उनका सीधा धारदार हमला होता है कि समाजवादी पार्टी का मतलब परिवारवाद। परिवारवाद का उल्लेख जब वो करते हैं तो भ्रष्टाचार, लूट, कपट, इन तमाम चीजों को भी उससे जोड़ते हैं। और खासतौर पर समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान हुई सरकारी भर्तियों को लेकर वो कहते हैं कि परिवार के लोग झोला उठाकर उम्मीदवार तलाशने निकल पड़ते थे और करोड़ों अरबों रुपए की वसूली होती थी। तो एक तरफ उनका हमला है परिवार पर, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो उत्तर प्रदेश भर में जहां भी जा रहे हैं उनका जोर इस बात पर है कि वो ये साबित कर सकें कि भाजपा की सरकार, योगी सरकार जिन भी योजनाओं, परियोजनाओं का शिलान्यास का लोकार्पण कर रही है, उद्घाटन कर रही है, वो योजना, परियोजनाएं ज्यादातर उनकी सरकार के कार्यकाल की है। अखिलेश यादव का सारा जोर इस पर है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तब भी इसी पर जोर देते हैं कि भाजपा की सरकार उद्घाटन का उद्घाटन करती है, कटे हुए फीते को फिर काट देती है। तो एक और परिवारवाद, दूसरी ओर दूसरे के काम के श्रेय लेने की राजनीति। ये दो बिंदु अभी दिखाई दे रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। इसी मसले पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जरा उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर हम लोग बहस की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी परिवेश में तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने मुद्दों को धार दे रही है। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार की तमाम तीखी तकरारें भी खूब सुनाई दे रही हैं। इसी कड़ी में विपक्ष और बीजेपी के बीच चल रही है विकासवाद बनाम परिवारवाद की जंग। दरअसल सीएम योगी जहां जहां भी जाते हैं परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना लगा देते हैं। पहले सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए।
इधर से वार और उधर से पलटवार, अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। अपने खानदान के पास चले जाएं मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को यह भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और पहली बार नहीं बोलने, वो कई बार बोल चुके हैं खानदान। अब किसे खानदान याद आएगा? किसको माँ बाप याद आते हैं आखिरी में? किसको याद आते हैं? तो अब ये मुख्यमंत्री जी जाने वाले। अमित शाह ने परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा था। सीएम योगी भी समाजवाद को बार बार परिवारवाद से जोड़ रहे हैं। परिवार से अलग पूरे प्रदेश में नौकरी की बात कर रहे हैं। नौजवानों को नौकरी की बात आती थी, वह पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। जाति देखी जाती थी, क्षेत्र देखा जाता था, नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। अब बात निकली तो दूर तक गई, लौटी तो फिर सवाल के साथ। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि बताएं कितनी नौकरियां दी, कुछ नहीं तो उपलब्धियां ही बता दो सरकार। भारतीय जनता पार्टी ये भी बताए, और खासकर मुख्यमंत्री जी ये बताएं जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं दिल्ली में, कि आपने इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलाई है, कितनों को नौकरी आपने दी है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि उन्होंने 4.5 साल में क्या काम किया है। वहीं सीएम योगी कानून व्यवस्था पर कसीदे पढ़ते हुए सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं और अखिलेश यादव लखीमपुर की याद दिला रहे हैं। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लखीमपुर में बचाने की कोशिश हो रही है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल खड़ा कर चुका है कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश की। हाई कोर्ट कई बार उंगली उठा चुका है कि आखिरकार कैसी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश। बहरहाल सीएम योगी परिवारवाद पर पूरे विपक्ष को घेर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी एकजुटता से सरकार पर पलटवार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि विकासवाद बनाम परिवारवाद की ये जंग कहां तक जाएगी। दोनों पार्टियों का, दोनों बड़े योद्धाओं का स्वर लगभग निर्धारित हो चला है, और जो लोग इन दोनों लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं वो ये समझने की स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनावी महासमर किस मिजाज का होने वाला है। इसीलिए मैंने शुरुआत में शब्द इस्तेमाल किया था, बड़ी लड़ाई बड़े लड़ैया। लड़ाई भी बड़ी है और लड़ने वाले भी महारथी हैं। इस बहस में हमारे साथ बहुत विशिष्ट पैनल है। उत्तर प्रदेश का देश की राजनीति को बहुत वक्त से, बहुत करीब से देखने वाले हमसे पहले पूर्व की पीढ़ी के वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं। नमस्कार। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं विक्रम राव साहब से बात शुरू करूंगा, बाकी राजनीतिक मित्रों के पास उसके बाद आऊंगा, क्योंकि बाकी की तो अपनी अपनी पोजीशनिंग है जो लोगों को पता है। विक्रम राव साहब का जरा व्यू ले लूं। राव साहब, योगी जी ने कहा सपा के समाजवाद का मतलब परिवारवाद और लूट। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उद्घाटन कटे हुए फीते को फिर से काट रहे हैं। अब चुनाव इस पर आके टिक गया। पहले तो अमिताभ भाई, पहले तो आपको नमस्कार सर। कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे जी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि योगी जी ने बड़ी मेहरबानी की है नेहरू परिवार पर, वरना उनकी पूरी पार्टी जुटी रहती नेहरू परिवार पर। अब वो उतरा है यादव परिवार पे।
कई बातें वो कहते हैं, बात तो ठीक है। लोहिया सबसे पहले विरोधी थे इस देश में परिवारवाद के। लोहिया के चेले ये विरोधाभास कर रहे हैं कि परिवारवाद को पनपा रहे हैं जी। अब उनकी आत्मा की क्या हालत हो रही होगी आज। और दूसरा, योगी जी को चाहिए जरा बेहतर विषय चुने। परिवारवाद के अलावा भी विषय है, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार है। योगी जी को जवाब देना पड़ेगा कि जो वादे किए थे पिछले भ्रष्टाचार को जांच कराएंगे, हटाएंगे, लखनऊ का रिवर फ्रंट पे जांच कराएंगे, क्या किया? हाईवे की जांच कराएंगे, क्या किया? आज जनता योगी जी से ही मांगेगी स्वच्छ प्रशासन के साथ पूर्व भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। किया आपने तो जरा तराजू को बराबर तौले हम लोग। अगर फीता काट रहे हैं तो वो अधूरा काम छोड़ रहे हैं जी, भ्रष्टाचार विरोध का। और सबसे बड़ी बात ये है, आपने बहुत बढ़िया बात कही, उत्तर प्रदेश में लड़ैया के अलावा यहाँ बड़ा सचेत वोटर है जी। उत्तर प्रदेश। इंडिया दैट इज भारत, दैट इज यूपी। तो मुझे लगता है अमिताभ जी आपके शब्दों में बाकी 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रभावित करेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। जो बात विक्रम राव साहब कह रहे हैं कि भारत मतलब उत्तर प्रदेश, बहुत मायने में सही है। आपने हमने एक बार कहीं लिखा था कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। फिर तो बाद में वो मुझे बताया गया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने उसको एक स्लोगन के तौर पर ले लिया, और ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो भारत नहीं देखा, इसीलिए यहाँ के लड़ैया भी सबसे बड़े हैं। कई बार मैं सोचता हूं बाकी राज्यों में आप देखिए राजनीतिक लोगों को कई दिन टीवी पे नहीं आ पाता कोई वहां से राष्ट्रीय फलक पर, और उत्तर प्रदेश के बिना किसी राष्ट्रीय समाचार चैनल का, अखबार का स्वरूप ही संभव नहीं। बताइए, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर कहां आ पाते हैं? बताइए, नेता विपक्ष कौन है कोई जान भी नहीं पाता। इवन महाराज ये सुविधा मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का औरा है। आशुतोष वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपकी पार्टी के समाजवाद का मतलब है परिवारवाद, और जिस ओर राव साहब ध्यान दिला रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ओर, लोहिया जी से एक बार लोगों ने कहा कि महाराज नाते रिश्तेदार कुछ हो तो उन्हीं को एडजस्ट कर देते, कम से कम इतने बड़े ओहदे पे हो आप, हैं विधायक मंत्री कुछ भी बनवा सकते थे। संविधान सरकार के दौर में तो लोहिया के हाथ में बहुत सारी ताकत थी। तो उन्होंने कहा कि पार्टी ही मेरा परिवार है, और अब लोग कहते हैं मेरा परिवार ही पार्टी है। आशुतोष वर्मा। अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। और देखिए, एक स्लोगन माननीय अखिलेश यादव ने दिया है कि नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ। जी अमिताभ जी, अभी 1-1.5 महीने पहले समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई है। अगर आप लोगों को समय मिला हो तो उसको देखिए, 73 लोगों की कार्यकारिणी बनी है, जिसमें माननीय अखिलेश यादव के परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं, इनफैक्ट वो भी नहीं है उसमें। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और उनकी पूरी टीम। ये नई हवा है। जो लोग कहते थे और जो लोग कह भी रहे हैं, वो लोग ये बात भी बताएं, जब 1940 में हेडगेवार ने अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए एक सादे कागज में माधव सदाशिव गोलवलकर का नाम लिख के कह दिया कि यही मेरे आगे उत्तराधिकारी होंगे, और उसके बाद एक अलग तरीके का परिवार चलता है, जो एक चितपावन ब्राह्मण की एक सीरीज चलती है, चाहे वो हेडगेवार हो, चाहे गोलवलकर हो, चाहे वो दत्तात्रेय देवरस हो, चाहे सुदर्शन जी रहे हो, चाहे मोहन भागवत जी रहे हो। वो किस हद से इस बात को बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेके और आज 2019 का जो इलेक्शन भी हुआ है,
उसमें आप टिकटों का वितरण देख लीजिए। जी। और दूर क्यों जाते हैं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे माननीय कल्याण सिंह की फैमिली हो, चाहे राजनाथ सिंह की फैमिली हो, चाहे आशुतोष टंडन जी की फैमिली हो। तो बात वो लोग करें जिनके अपने घर कम से कम साफ हो, और परिवार की बात करते हैं हमसे। जी जी। मैं आलोक अवस्थी जी के पास चलूं उससे पहले एक टिप्पणी करूंगा कि मैं परिवारवाद का आशय क्या लेता हूं राजनीति में। मैं जब परिवारवाद का उल्लेख होता है तो मैं मानता हूं कि किसी को जिला अध्यक्ष बनाना, प्रदेश कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेंबर बनाना, जलकल निर्माण निगम का उपाध्यक्ष बनाना और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देना, नाती पोता लड़के को विधायक की टिकट एमएलसी बनाना, ये सब जितना भी काम है ये भी परिवारवाद है, लेकिन ये विकट श्रेणी का परिवारवाद नहीं। ठीक, विकट श्रेणी का परिवारवाद जिससे राजनीतिक व्यवस्था ही में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है, उसका डीएनए बदल जाता है, वो है राजा का बेटा राजा। वहां से समस्या पैदा होती है, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय ही अध्यक्ष बनेगा तब समस्या पैदा होती है। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा वरना कुछ नहीं बनेगा जी। ठीक, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, वहां समस्या पैदा होती है। तब बाकी कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम कुछ भी कर लें, सोने के हो जाएं, फिर भी हम तो ये इस पद तक नहीं पहुंच सकते। तो जहां एक स्थायी तौर पर अवरोध हो जाए कि इससे आगे नहीं, नान्यः पंथः ऐनाय, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि राजा का बेटा राजा, वहां से परिवारवाद की एक विशिष्ट परिभाषा सामने आती है जिसकी ओर उल्लेख बार बार लोग करते हैं। इस बात से कभी कोई नाइत्तेफाकी हिंदुस्तान के दुनिया में नहीं कर सकता कि राजनीतिक व्यक्ति का बेटा राजनीति करे, क्या दिक्कत है, करते ही है, करना चाहिए, लेकिन जिला से शुरू कर ले, पंचायत से शुरू कर ले, प्रधानी से शुरू कर ले, डायरेक्ट नहीं। ये एक मुझे लगता है समस्या है, और ये कांग्रेस से शुरू हुई थी समस्या, बाद में कई जगह गई, लेकिन कांग्रेस इसकी जननी है इस व्यवस्था की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आलोक अवस्थी, परिवारवाद, समाजवाद मतलब परिवारवाद का मुद्दा एक तरफ और दूसरी तरफ कटे हुए फीते का फिर फीता कटना। मुझे लग रहा है चुनाव में दो टोन तो सेट हो गई, एक तरफ योगी जी, एक तरफ अखिलेश जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई सारे काम आप वही कर रहे हो जो हम करके छोड़ गए, उन्हीं में रंगरोगन करा के उनको लोकार्पण किए दे रहे हो। अमिताभ जी, हम एक बार आशुतोष जी की बात की जवाब देकर के फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इन्होंने कहा कि जो है हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जी है, कैलाश उत्तम जी है पटेल जी, इनसे पूछिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे पहले और आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट पहले कौन थे और आज कौन है, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। आशुतोष जी कभी नहीं हो सकता जीवन में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए उस पार्टी के या मुख्यमंत्री हो जाए। और हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, नड्डा जी के बाद कौन होगा ये किसी को नहीं पता। अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे तो कौन होगा उनके परिवार से ये कोई नहीं कह सकता था, और ना ही राजनाथ सिंह के परिवार से कोई अध्यक्ष राष्ट्रीय हमारा हो सकता था, ऐसा नहीं कह सकते थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ जी को भी लोग नहीं जानते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, नेताओं को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, मुख्यमंत्री का तो बड़ा स्यापा था, वो तो हम जानते हैं। और यही हाल कांग्रेस का भी है जी। गांधी के दो आगे गांधी, गांधी के दो पीछे गांधी, वो लोग कितने गांधी, तो वो भी उस परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मैं परिवार तक सीमित रखकर अब मैं आगे बात करता हूं। फीते काटने की बात आशुतोष वर्मा जी ने करी है। आशुतोष जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, लखनऊ मेट्रो की बात बहुत जोर शोर से जो है अखिलेश यादव जी उठाते थे। 8 किलोमीटर मात्र उन्होंने लाइन बनाई थी, आज 45 किलोमीटर की लाइन बनी हुई है, इतना अंतर है।
दूसरा, मेट्रो जो लखनऊ की बन रही थी उसमें आधी इक्विटी जो है केंद्र सरकार की थी। वेंकैया नायडू समय नगर विकास के मंत्री थे और आपने उनसे पैसा लेने के बाद सरकार से उनको भी नहीं बुलाया, जो कि उस लखनऊ मेट्रो के आधे के हिस्सेदार है केंद्र सरकार। तो आपकी मेट्रो कहां से हो गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। वो तो भारत सरकार और केंद्र का एक मिला-जुला राज्य का मिला-जुला उपक्रम होता है। आज 10 शहरों में मेट्रो की लाइनें बन रही हैं और ये सतत प्रक्रिया है। जो भी सरकार आएगी और विकास के कार्य में लगेगी। आप भी लगे थे, लेकिन वो आपका कोई इसमें कॉपीराइट नहीं है। दूसरी बात आपने ये कही कि हमारे फीते काट रहे हैं। आपके फीते, आपने कैसे फीते काटे थे आशुतोष जी कि 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल के बाद ही उनका मुलम्मा उतर गया, 2014 में सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद 2017 में फिर आप वही रिजल्ट दोहराया और यहां तक कि अखिलेश यादव जी इतने दयनीय हो गए थे कि 5 साल काम करने के बाद उनको कांग्रेस की बैठकी लेनी पड़ गई, अपने दम पे चुनाव में भी नहीं जा पाए। तो आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं कि मेरे फीते काट रहे हैं? आपके जो फीते कटे थे गुंडागर्दी के, दंगाइयों के, तुष्टीकरण के, पलायन के, वो फीते हमने ठीक किए हैं। हमने उन दंगाइयों को मार के सही किया है, पोस्टर चौराहे में चिपकाए हैं, उनकी संपत्ति को नीलाम किया है, इनामी अपराधियों को ठोका है और 12,000 से बड़े इनामी अपराधी अंदर किए हैं। 2,000 करोड़ रुपए संपत्ति जब्त करी जो उन्होंने लूटी थी गरीबों से। हमने पटरी पर लाया है प्रदेश को। आज 3 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। आज प्रदेश में निवेश आ रहा है, क्योंकि पहले तो पलायन हो रहा था यहाँ पे। और आप दंगाइयों को घर पे बैठाते थे। आपने कदीर राणा को, जो दंगाई था मुजफ्फरनगर में, उसको आपने अपनी पार्टी में शामिल किया है। ये आपकी पार्टी का चरित्र है। आप कभी अपराधी और दंगाइयों से दूर नहीं रह पाते। ठीक, आलोक भाई आएंगे आपके पास दोबारा। मैं प्रियंका गुप्ता को बहस में ले आऊं। आलोक भाई दोबारा में आएंगे, प्रियंका गुप्ता को बहस में ले आऊं। एक बात मुझे किसी ने कही अभी 2-4 रोज पहले, मैं उसका पोस्टमार्टम नहीं कर पाया। फौरी तौर पर किसी ने कहा, मेरे दिमाग के कहीं अवचेतन उसमें रही, कि जिन जिन लोगों ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद चुनाव में गए तो परिणाम विपरीत आया। जिसने कहा उसने मुझसे कहा कि मायावती जी को देखो, अखिलेश जी को देखो, लखनऊ में चंद्रबाबू नायडू ने दिखाई थी, येदियुरप्पा ने दिखाई थी, बहुत सारे नाम लिए। तो क्या मेट्रो के साथ भी कुछ मुझे लग रहा है कि इस ढंग का मामला भी जुड़ा है? अब ये संयोग है, प्रयोग है, ये तो बाद की चीज है। प्रियंका गुप्ता, जब परिवारवाद की बात कही जाती है तो उसका सोर्स, उसकी गंगोत्री कांग्रेस है। और ये सिलसिला केवल इंदिरा जी से नहीं शुरू हुआ। विक्रम राव साहब को अच्छी तरह ज्ञात है, ये मामला मोतीलाल नेहरू के बाद से शुरू हो गया। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्री, एक ही पद पर, सर्वोच्च आसन पर। आपको पता है, जब मोतीलाल जी ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया विद द ब्लेसिंग्स ऑफ बापू, तो उस वक्त सुभाष बाबू ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी। मैं टिप्पणी को यहां कोट नहीं करूंगा, वो कोट करने लायक मुझे लगता नहीं, उसका टेस्ट थोड़ा बहुत ज्यादा बिटर है। उन्होंने टिप्पणी की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो बात भाजपा कह रही है, जो बात अभी आलोक अवस्थी भी कह रहे थे कि बाकी पदों पर सामान्य व्यवस्थाएं हैं लेकिन सर्वोच्च आसन आरक्षित, ऐसा क्यों हो राजनीति में? प्रियंका जी। अमिताभ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये देश जब से जो है संविधान लिखा गया है तब से संविधान से चलता है, और संविधान में हमारी जनता को ये अधिकार दिया है कि वो अपना प्रधानमंत्री चुने, वो अपना मुख्यमंत्री चुने। ये कांग्रेस पार्टी का अधिकार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री और किसी को जो है प्रधानमंत्री किसी को भी चुन सकती है। तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी आलोक अवस्थी जी को कि आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि आपकी पार्टी में, एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी, आपने आज तक आधी आबादी की एक भी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है क्या?
क्या एनर्जी है आलोक बस्ती जी को महिलाओं से? क्यों नहीं मौका दिया किसी महिला को प्रतिनिधित्व करने का? तो ये इनकी सोच है, और इनकी सोच क्या है ये आज पूरे देश की जनता जानती है कि महिलाओं को किस तरह से मुख्यमंत्री देखते हैं, इनके कपड़ों से लेके देखते हैं। तो भैया आप आधी आबादी को अधिकार नहीं दे पा रहे हैं और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। और इनके परिवारवाद की कहानी सुनिए, लंबी लिस्ट है, मैं सुनाती हूँ आपको। राजनाथ सिंह के बेटे क्या है, कल्याण सिंह के बेटे क्या है, पीके धूमल जी के बेटे क्या है, यशवंत सिन्हा जी के बेटे क्या है, रमन सिंह जी के बेटे क्या है, साहब सिंह वर्मा जी के जो है बेटे क्या है। आप बताइए, लंबी लिस्ट है, मैं सुनाने बैठ जाऊं। और आप एक चीज ये बताइए आलोक अवस्थी जी, पंचायत चुनाव हुआ तो परिवारवाद तो रोका जा सोनिया सकता। गांधी के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा बता दीजिए। आप बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता है। सोनिया गांधी सोनिया गांधी के बाद कौन बनेगा? वाड्रा बनेगा या गांधी बनेगा, ये बता दीजिए। आलोक अवस्थी जी, ये सवाल पुराना है, अब कितनी बार दोहराएंगे, टेप रिकॉर्डर चलाना पड़ता है। नया है, ताजा कर देता हूँ, ताजा सवाल है। नहीं, वो कह रहे ताजा सवाल है भाई, जवाब दे दो, छोड़ो। वो कह रहे ताजा सवाल है, जवाब दे दो, कोई नहीं। पंचायत चुनाव में क्यों नहीं खत्म किया आपने परिवारवाद? तब हिम्मत नहीं जुटी आपकी। तो खाता नहीं पड़ा आपकी पार्टी का, आप पंचायत में कहाँ चली गई? ये बताइए, जो बात पूछ रहा हूँ, परिवारवाद की बात हो रही है। राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, हमारी भी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारा अध्यक्ष आप बता दो कौन होगा? नड्डा जी के बाद हम जो कहेंगे वो हार जाएंगे। लेकिन आप बताओ सोनिया गांधी पर कौन अध्यक्ष होगा? टांग के चोट पे बता दो। आप लोग बातें करना चाहते हैं, पर काम आपने क्या किया? क्या किया आपने? पंचायत चुनाव में रोक देते ना। जवाब नहीं आपका। नहीं, प्रियंका वो पूछ ही रहे हैं, प्रियंका एक बार वो पूछ ही जानना चाह रहे हैं, जो बार बार सवाल उठ रहा है, और ये सवाल लगातार देश में उठता रहा है और आगे भी उठता रहेगा। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का आसन गैर आरक्षित हो सकता है कांग्रेस में? मूल प्रश्न इतना है, बाकी सब तो ठीक ही ठीक है। क्या सोनिया जी की पोजीशन राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बाद की पोजीशन प्रियंका गांधी का बेटा या इस तरह का कोई आदमी ही लेगा? ये वो बात मसला है सर। पंचायत में किसने किसको टिकट दी, ये मसला ही नहीं देश में। मसला कैसे नहीं है? छोटा चुनाव से स्टार्ट करते, ये कहीं से आरंभ तो करते हैं, पर इन्होंने कहीं से कुछ नहीं किया। सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए इनके पास दो ही मुद्दे हैं। अमिताभ जी, ये पूरे देश जानता है, जब इनको चुनाव लड़ना होता है परिवारवाद पे आ जाता है। और उसके बाद इनके पास मुद्दे क्या है? आज जब समय आया है कि गिनाएं कि इनके पास काम इन्होंने क्या किए, विकास की बात करें। आप बताइए, आपने मेडिकल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है प्रियंका, आएंगे आपके पास दोबारा, आएंगे आपके पास। मैं राव साहब के पास चलूंगा, लेकिन एक बात प्रियंका ने जो कही उसको तथ्यात्मक तौर पर दुरुस्त करूं। पहले जनता प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं चुनती। जनता तो एक अदद विधायक या सांसद चुनती, और कई बार वो भी नहीं चुनती। ठीक, आदमी अपने आ जाता है बिना चुने, बाद में चुनवा लिया जाता है। मसला ये है कि नेहरू जी पर रेफरेंडम पहले नहीं आया, जनादेश पहले नहीं आया। राव साहब तो इतिहास जानते हैं और इमरजेंसी में बहुत सक्रिय थे। नेहरू जी पहले कांग्रेस अध्यक्ष हो गए, इंदिरा जी पहले कांग्रेस अध्यक्ष हो गई। तो जब आप अध्यक्ष हो जाते हैं तो आपकी पोजीशन बदल जाती है, तब आप टिकट देने वाले हो जाते हैं। यह तथ्यात्मक स्थिति है, इसको सामान्यीकृत करके नहीं रखा जा सकता। राव साहब, मैं ठीक कह रहा हूं? ये केवल तथ्यात्मक नहीं, ये बड़ी शोचनीय भी है जी। तीनों लोग, मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, जीते जी एक दूसरे के कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, प्रधानमंत्री नहीं अध्यक्ष बन गए। मोतीलाल के सामने गांधी जी ने बेटे को बना दिया। बात चल रही थी किसी और की, रावी के तट पर लाहौर में। नेहरू बने, उनके जीते जी बन गई उनकी बिटिया रानी। आपसे एक बात बता दो, आप इतिहास की हैं अमिताभ भाई, उस वक्त लियाकत अली बन गए थे पड़ोसी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री थे। नेहरू ने बड़ी आलोचना की,
कि एक आदमी को 2 पद पे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री लियाकत अली को मुस्लिम लीग अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। और अमिताभ जी 2 महीने बाद राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को हटाकर जवाहरलाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। बताइए, इसी को लोहिया कहते हैं 2 जबान जी, 2 जबान है हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की। ठीक बात। और उस वक्त अभियान चला था कौन होगा नेहरू के बाद। केवल एक आदमी था जिसने कहा था बिटिया होगी बाप के बाद। जी ठीक बात है, ठीक बात कही। और हम लोगों को इतिहास बताता है कि पंडित जी ने जब टंडन जी को हटाने की बात आई, उसके पीछे तर्क ये दिया कि 2 पावर सेंटर से नहीं चल सकती व्यवस्था, जो प्रधानमंत्री हो वही पार्टी अध्यक्ष हो तभी व्यवस्था चलेगी। लोकतंत्र का क्षरण वहां से शुरू हो जाता है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा कुछ कहना चाह रहे थे। वर्मा जी, वही मसला है, प्रदेश अध्यक्ष पर मसला नहीं, फफूंद का ब्लॉक अध्यक्ष कौन है उसमें समस्या नहीं, बवेरू का कौन है उसमें आपत्ति नहीं, तिंदवारी से एमएलए की टिकट किसको दोगे उस पर आपत्ति नहीं। मसला यह है परिवारवाद का जो देश अर्थ समझता है, वो समझता है बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर, करुणानिधि के बाद स्टालिन, उसी पोजीशन पर अगर पिता चेयरमैन है और बेटा इंटर्न के रूप में दाखिल हो रहा है राजनीति की कंपनी में तो ऐतराज नहीं, लेकिन बिटवा भी डायरेक्ट चेयरमैन में ही दाखिल हो रहा है, वहां पर ऐतराज है, ऐसा अवधारणा है। वर्मा जी। अमिताभ जी बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं भी इसको तथ्यात्मक सही कर दूं। पहली बात तो जैसे कि मैंने बात शुरुआत करी थी और मैंने आलोक अवस्थी ने मेरे सवालों का जवाब दिया अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन मैंने बात शुरू करी थी आरएसएस के इतिहास से और मैंने एक चित्त पावन ब्राह्मण की कैटेगरी शुरू करी थी। आलोक अवस्थी जी बता दें कि अगला जो है आरएसएस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो ब्राह्मण नहीं होगा, यहां पे बता दे भाई, ये भी तो उसी की सब्सिडरी है, ये भी नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, मैं आपकी बात पे भी आऊंगा, दूसरी बात इन्होंने कही कि अपराधियों को जातियां देखती थी। आपकी सरकार क्या देखती है? आपकी सरकार जातियां नहीं देखती है। कुलदीप सिंह सेंगर, अशोक सिंह चंदेल, विनीत सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, चुलबुल सिंह, अजय सिंह, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह और बादशाह सिंह, आज तक कोई पूछताछ तक नहीं है। 50 के ऊपर, एक लोगों के ऊपर 106 मुकदमे हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है? आपने सवाल नहीं उठाया इस पे, क्योंकि सवाल इसमें सुविधाजनक नहीं था, आलोक अवस्थी जी के लिए बिल्कुल नहीं था। अब मैं आता हूं कि आपने कहा कि एमएलए का बेटा एमएलए हो जाए कोई बात नहीं, क्यों नहीं? राजनीति की मैं बात करता हूं, मुझे तो टिकट लेना मुश्किल है, लेकिन राजनाथ सिंह के लड़के को टिकट लेना मुश्किल नहीं था, पंकज सिंह को लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं था, और नीरज सिंह की तैयारी हो रही है। लालजी टंडन के को अपनी सीट खाली करते ही वहां पे अपने बेटे को बैठा देना और उसके बाद खुद गवर्नर बन जाना और बेटे को कैबिनेट मंत्री बना देना, यह आसान नहीं है। महंत अवैधनाथ को अपने उत्तराधिकारी को योगी आदित्यनाथ बनाना, यह भी बहुत आसान था। गंगाधर फडणवीस को अपने बेटे को सीएम बनाना, यह भी आसान था। दोरजी खांडू को अपने बेटे को सीएम बनाना, ये भी संत परंपरा की व्यवस्थाओं में मत पड़ो, वो विषय अलग है, वो दुनिया अलग है, कौन मठ किसको महंत बनाए उस विषय में आप लोग टिप्पणी मत करो, ठीक है ना? वो राजनेताओं का विषय नहीं, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक टिप्पणी करो, वो ज्यादा बेहतर है, नहीं उसमें मत जाओ। वो डोमेन नहीं, आलोक अवस्थी, आशुतोष वर्मा कह रहे हैं, इन्होंने कई अपराधियों के नाम गिनाए कि आप भी जात देख के ही काम कर रहे हो, माथा देख के टीका लगा रहे हो, और उन्होंने करीब 20-25 नाम भी गिनाए। इन्होंने जो भी नाम गुना ये जरूर जानते होंगे उन्हें, मैं तो नहीं जानता। नहीं भाई, सभी मत कहो भाई, अब ब्रजेश को आप नहीं जानते, ब्रजेश को नहीं जानते, चुलबुल को नहीं जानते, पिंटू को नहीं जानते, धनंजय को नहीं जानते, ये तो ऐसा नहीं जानता है। पूरा प्रदेश अतीक अहमद को जानता है, पूरा प्रदेश मुख्तार अंसारी को जानता है, पूरा प्रदेश विजय मिश्रा को जानता है। दुर्दांत कुख्यात हत्यारे और जो है रंगबाज है, तमाम जमीनों पे कब्जा करने वाले लोग हैं। आज उनकी 2000 करोड़ की संपत्ति है, और ये जो मुकीम काला गैंग था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आतंक था,
उसको खत्म करने का काम हम लोग आज सरकार ने किया है। आज भाई देखो, अगर आप ये कहोगे कि हम ब्रजेश को नहीं जानते, चुलबुल को नहीं जानते, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो गजब बात है। जानना तो है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं आप, सीनियर नेता हैं, ऐसी बातें मत कीजिए। हमने कार्रवाई करी है, इन्होंने क्या किया था इनसे पूछ लीजिए, लेकिन आप इनसे पूछिए। मुख्तार अंसारी के यहाँ LMG मिलती है, लाइट मशीन गन मिलती है, सर्किल अफसर को इस्तीफा देना पड़ जाता है, इन्होंने तो ये किया है। ये तो अपराधियों को ऐसे तल के खड़े थे, सर्किल अफसर को इस्तीफा देना पड़ गया, जो लाइट मशीन गन उसके जो सेना के पास मार देते हैं, तो सेना के पास होती है वो मशीन गन मुख्तार कुलदीप सिंह सेंगर नहीं दिखाई पड़ा आपको? आपके वहां महिलाओं का रेप कर दें, उसके बाप को थाने में मार दें, वो सही है? गजब बात करते हैं। आपका तर्क तो वाकई अच्छी बात है। जेल के अंदर बंद किया है। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन हो गया है कि अपराधियों ठाकुरों की सरकार है और आपके मुंह में दही जमाया, बोल नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं सकते, आप उन लोगों के ऊपर बोल नहीं सकते, वरना अजय सिंह बिष्ट आपके ऊपर निकाल देंगे पार्टी से। पड़ गए हैं, जिन्ना के पीछे छुप गए हैं, जिन्ना को आपने अपने वोट बैंक का अधिकार बना लिया है। आतंकवादियों का मुकदमा छोड़ देंगे, छोड़ते आप बताइए आशुतोष वर्मा? हमने उनको सजा दिलवाई है, मृत्युदंड दिलवाया है, आजीवन दिलवाया। उन आतंकवादियों को जिन्होंने बनारस की कचहरी में, अयोध्या की कचहरी में बम फोड़े थे और कई लोगों को मारा था, आपका रिकॉर्ड में है। सन्नी सिंह की कहानी नहीं बताया आपको? अब ये मत कहिए आप जानते नहीं है, अब ये मत कहिए जानते नहीं है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। और जो हमने करके दिखाया, अरे जो आपको सुविधा लगे वो लबालब बाकी सबको ठोक दोगे, ऐसे थोड़ी चलता है। आपने तो पूरे प्रदेश को लूटा और आपके जो मुख्यमंत्री जी थे गंगा जब खाली करने की बर्बाद कर दिया है आपने पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश की जनता को आपने खराब कर दिया है। आपने अगड़े पिछड़ों के लिए हिंदू मुस्लिम में आग लगा दी है, आग लगा के रखी है लोगों के बीच में। एक मुस्लिम आदमी इस तरीके से सोच रहा है कि मैं हिंदुस्तान में रहूं कैसे, और आप जैसे दोनों मित्रों को रोकूंगा। बड़ी अच्छी बहस हुई और बहुत तर्कों के साथ और बहुत तेवर के साथ भाजपा और सपा के दोनों विद्वान प्रवक्ता आपस में टकराए। मैं प्रियंका गुप्ता के पास चलूंगा। प्रियंका जी, आपकी नेता और आपकी नामा राशि प्रियंका जी, प्रियंका गांधी जी सक्रिय हुई, कुछ जगहों पर उन्होंने अपनी भूमिका तय की गई, लेकिन अभी भी आप यूपी में कहीं जाइए, किसी से पूछिए, अव्वल तो आदमी दो के बीच में मुकाबला बताएगा। व्यक्ति रख लो तो योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, पार्टी रख लो तो कहेगा भाजपा और सपा मुकाबला है। कुछ पॉकेट्स में बीएसपी आती है जहां आदमी कहता भाजपा और बीएसपी का मुकाबला है। कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं दिख रही जमीन पर, यह आप लोगों को एहसास है? प्रियंका गांधी का करिश्मा होता, वो निकलेंगी तो भीड़ जुट जाएगी, वो नहीं निकलेंगी तो भीड़ नहीं जुटेगी। प्रियंका जी। अमिताभ जी, देखिए पिछले 4.5 साल से अगर मैं देखूं तो आम जनता के जो मुद्दे हैं वो सिर्फ प्रियंका गांधी जी उठाती है, विपक्ष की भूमिका निभाती है। मुझे दिखती, आप ये किसी से भी पूछ लीजिए तो हर एक इंसान यही कहेगा कि हाँ ठीक है, प्रियंका गांधी जी राजनीतिक रूप से जितना सक्रिय है शायद ही कोई विपक्ष पार्टी का नेता उतना सक्रिय हो। इस बात को तो आप भी मानते होंगे अमिताभ जी, और ये पैनल में बैठे जितने लोग हैं ये सब भी मानते होंगे। परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज जब आलोक अवस्थी जी के समय ये आया है कि वो बताएं उन्होंने कितना रोजगार दे दिया है, कि वो ये बताएं कितना उन्होंने छोटे व्यापारियों को सहूलियत दे दी है, कितने लोगों की आय बढ़ा दी है, कितना जो है उन्होंने जो है किसानों की आय दुगनी कर दी है। तो इन सब सवालों पर बात आती है, इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, उन सब सवालों से ये परे होकर ये फिर इलेक्शन के टाइम परिवारवाद लेकर चले आए और अभी जो है संसार लेकर चले आए। तो इनके पास क्या मुद्दे नहीं है, और हमारा जो मकसद है इनको मुद्दों पर लाने का है, क्योंकि हम मुद्दों पर बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से परे ऊपर उठकर सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात करती है। प्रियंका जी एक मिनट रुको। बसपा की अध्यक्षा मायावती जी की एक बाइट है, बड़ी प्रासंगिक है इस वक्त जहां पर बहस हमारी खड़ी है। जरा सुन लें मायावती जी ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लें। प्रियंका फिर आएंगे आपके पास।
बीएसपी को छोड़कर यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अभी तक जो भरमार घोषणाएं व वायदे आदि किए हैं, तो ये भी इनके लिए अनेकों सवाल खड़े करता है। जैसे सपा की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश की जनता को जो किस्म किस्म के असंख्य व प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए हैं, तो उन पर यहाँ की जनता जल्दी से विश्वास करने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी अपने लंबे रहे शासनकाल में अपने 50% भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते, तो फिर आज ये पार्टी केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों से भी सत्ता से बाहर नहीं होती। ठीक, प्रियंका जी, मायावती जी कह रही हैं कि अगर कांग्रेस ने अपने कहे वादों में 50% भी पूरे किए होते तो देश भर में और उत्तर प्रदेश में जो हालत है वो नहीं होती उसकी। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ मायावती जी, जो राज्य सत्ता कर रहा है बीजेपी पार्टी, उससे कभी सवाल नहीं करती, वो विपक्ष से ही सवाल करती रहती हैं, तो ये उनकी एक कमी है जो हमेशा है। वो उनकी मर्जी है, 20% वोट तो है ही उनके पास अभी लास्ट चुनाव में। हाँ, सत्ता से सवाल करना है, उनकी आदत है कि वो विपक्षी पार्टियों से बहुत सवाल करती हैं। और ये बताइए, जब आप राजनीति करती हैं तब आप बताइए कि हाथरस तो नहीं बोल सकती हैं? जब सोनभद्र में कुछ होता है तब आप नहीं बोलती। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप जिस वर्ग की राजनीति कर रहे हैं उस वर्ग के लिए आगे नहीं निकल रही हैं, आप उनको, उनके लिए दो शब्द नहीं है आपके पास, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपकी राजनीति का फिर आधार क्या है, ये बता दीजिए। और विपक्ष की बात की, विपक्ष की भूमिका चाहे सोनभद्र हो, चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो और चाहे लखीमपुर, पूरी जनता ने देखो किस तरह से प्रियंका गांधी जी संघर्ष। रुकना होगा। प्रियंका गुप्ता ने मायावती जी पर कुछ टिप्पणी की तो उसमें मुझे एक बात याद आ गई। प्रियंका गांधी आज सक्रिय नहीं हुई, वो पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और किसी भी बड़ी घटना परिघटना पर वो जाती हैं वहाँ, और एक 2-4 दिन का एक माहौल बनता है। तब कांग्रेस के पास है 6% वोट, और मान लें हम प्रियंका जी की ही बात सच मान लें कि मायावती जी अपनी सुविधा के अनुसार विषय पर बोलती हैं, कम बोलती हैं, बाहर नहीं निकलती, सारी बातें मान ली, जो कही वो भी, जो नहीं कही वो भी मान ले, तब भी लास्ट इलेक्शन की टैली बताती है 20% वोट है मायावती के पास, 20% वोट। राव साहब ठीक बात कही कि नहीं? मायावती निकल रही नहीं निकल रही वो अलग विवाद का विषय है, किस पर बोलेंगी किस पर नहीं बोलेंगी, लेकिन 20% वोट उनके पास पिछली बार भी था। राव साहब, मुझे कुछ और, मुझे आपसे एक शिकायत है अमिताभ जी। आप संयमन और संतुलन के मशहूर हैं, हमें विषयांतर होने से क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? जी, आपके सवाल जवाब मैं दूसरे ढंग से दूंगा। एक सवाल का जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था परिवारवाद के लिए, ना तो मेरे पास जवाब था और ना आपके पास होगा। बहुत बढ़िया था। अहमदाबाद में तब रिपोर्टर था टाइम्स ऑफ इंडिया में, प्रधानमंत्री आई थी, मैंने पूछा उनसे कि प्रधानमंत्री का बेटा सरकारी पैसा लेके मोटर कार बनाए, ये उचित है? तो उन्होंने जवाब दिया, इंदिरा गांधी का आधा थी, वो जवाब का सवाल जवाब ही देती थी। वो बोली कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री का बेटा हुआ तो वो वंचित कर दिया जाए विकास से। मैं जवाब नहीं दे पाया, आप जवाब दीजिए। यही सवाल आज वंशवाद के पैरोकार पूछेंगे जनता से। अखिलेश को या प्रियंका को या राहुल को वंचित कर दिया जाए, उन्हें गलत जगह चल दिया। बोलिए जी, ठीक है, मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं जब अभी बहस में बाकी लोगों को ले लूं, फिर फाइनल कमेंट में जब मैं आऊंगा तो मैं इसका उत्तर दूंगा। जो राव साहब ने सवाल उठाया है इंदिरा जी को कोट करते हुए, यानी इंदिरा जी का सवाल उठाया बेसिकली। आलोक अवस्थी जी, लास्ट कमेंट।
समाजवादी पार्टी ने आपको बताई, दो बातें कही, एक तो उत्तर प्रदेश में कई नाम गिनाए और दूसरा वो कहा चितपावन ब्राह्मण वाला मसला। मुझे लगा दो चीजें मुख्य हैं जो आशुतोष वर्मा ने कही। देखिए अमिताभ जी 1+1 कभी 2 नहीं होता, राजनीति में 1+11 भी होता है। आशुतोष जी बहुत सफाई से इस बारे में बच गए कि मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के बाद कौन, तो उस पर वो उन पर बिल्कुल नहीं आए। और ये प्रियंका जी भी जो है ये नहीं बता पाए कि सोनिया गांधी के बाद कौन। तो निश्चित बात है ये परिवारों की पार्टी रही है और ये अपने परिवार की ही बात करती है। हम राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं जनता की सेवा के लिए, हमने जनता के लिए क्या किया ये जो है बातें दोहराई जाएंगी। तो प्रियंका जी पूछ रही थी, मैं बताना चाहता हूँ, प्रियंका जी आजादी से अभी तक 2017 तक 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर थे, आज 59 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 14 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे हम बनवा रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हम जो है 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बराबर बांट रहे हैं, जो इस गरीब तबके से लोग आते। 44 लाख लोगों को मुफ्त में आवास दिया है हमने। 1,41,00,000 लोगों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए। की बात बताओ ना, जब आवास की जो एक तस्वीर आई थी कि प्रधानमंत्री आवास बांटे गए थे, तो आपको याद होगा कि जिस महिला की फोटो छपी थी ना, उस महिला को आवास का मिला था। क्या आप बात करते हैं? और जिसका फ्लाईओवर 77 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाए थे और आपको जो है वो फैक्ट्री लानी पड़ी थी अमेरिका से। आलोक अवस्थी जी आपका विकास उत्तरप्रदेश में था, महंगाई पे बातें की ना, पेट्रोल डीजल का आज कौन से कारण है जब आपने 10 रुपए कम कर दिया, 5 रुपए कम कर दिया। 1,61,00,000 लोग रोजगार हमारे यहाँ डायरेक्ट रोजगार मिला है। प्राइस बढ़ा दिया आपने कॉमर्शियल और सब रोजगार तो पकौड़ा मुश्किल हो गया है। आलोक अवस्थी जी क्या आपके बारे में करते हैं? आप कब महिलाओं को कोई राष्ट्रीय बनाएंगे? मैं बहस में आशुतोष वर्मा को भी ले आऊं। आशुतोष जी, अंतिम कमेंट। आलोक अवस्थी जी ने मेडिकल कॉलेज का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि 75 साल में जितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में नहीं बने, उससे कई गुना ज्यादा बन गए इस 4.5 साल के कार्यकाल में। जी देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को एक चीज ट्रेनिंग दी जाती है, झूठ बोलो, होर्डिंग लगा के बोलो और तेजी से बोलो, जिससे सारी बातें छुप जाएं। देखिए, ये इनका संकल्प पत्र है, ठीक है, ये इनका संकल्प पत्र। हम लोग पढ़ते हैं इसको देखते हैं। अरे कुछ सुन लीजिए। अरे आलोक जी, आप सीनियर, इतना नाराज मत होइए। बात क्या है अमिताभ जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही बढ़िया काम कर रही है तो 2019 के बाद इस देश में 14 राज्यों में चुनाव हुए। उस 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे 9 राज्यों में चुनाव हार गई है। कौन से? 2019 में झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, 20 में दिल्ली और बिहार, 21 में केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। और जो एक राज्य अपने दम पे जीती है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद से कि उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए तीसरे स्थान पे आई। और अयोध्या, बनारस, मथुरा में उसकी हालात और जमानत जब्त हो गई है। अभी नवंबर में जो चुनाव आए हैं उसमें आप जो है सिटिंग, आपका हिमाचल प्रदेश में आपकी कई जगह जमानत जब्त हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में आपकी जमानत जब्त होने जा रही है, ये आपको पता है। तो अब आपको अपने कामों के बारे में नहीं बात करना है, आपको जो है जिन्ना बोलना है, हिंदू मुस्लिम बोलना है, परिवारवाद बोलना है। लेकिन ये जो संकल्प पत्र आप लेके आए थे इसके बारे में आप बोलना बंद कर चुके हो। इसके पन्ने निकल गए हैं ऐसे ही, ये ऐसे ही निकल के खराब हुए जा रहे हैं। तो कम से कम आप अपने बारे में बताइए और आप लोगों के पास जाइए, आपको अपने आप मिल जाएगा क्या करना है आप। ठीक है। तो ये हिंदू मुस्लिम मैं सभी मित्रों को रोकूंगा, समय इतने की इजाजत देता है। एक मसला विक्रम राव साहब ने उठाया। उन्होंने इंदिरा जी को उद्धृत करते हुए कहा
कि जब राव साहब ने उनसे पूछा, जब वो प्रधानमंत्री थी, कि प्रधानमंत्री का बेटा सरकारी सहायता से कार बनाने का कारोबार शुरू करे, फैक्ट्री खोले, क्या ये ठीक है? तो इंदिरा जी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री का बेटा होने के नाते उसको वंचित कर दिया जाए? मैं अपनी संपादकीय टिप्पणी में, चूंकि राव साहब ने कहा कि इसका उत्तर आप मेरे पास नहीं था, आपके पास हो तो जरूर दीजिएगा, मैं कहूंगा वंचित नहीं कर दिया जाए, लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि संजय गांधी की एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए वित्त राज्य मंत्री रातों रात बना दिया जाए, एक वो आदमी जो इस करने की संकल्प ले और गारंटी दे के आए बड़े घर में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो हवाई जहाज बनाते कि कोई किसी को आपत्ति नहीं, जैसे सब नौजवान हवाई जहाज बनाने के लिए प्रयास करते हैं वैसे काम होता। मंत्री बदल दिया, बोले फाइल पर दस्तखत करके अप्रूवल करा के घर दे आओ। यह सुविधा हमारे बच्चे को और विक्रम राव साहब के बच्चे को नहीं मिलेगी, उसे तो धक्के खाने पड़ेंगे। मैं इसी वंशवाद के खिलाफ हूं। यही उत्तर है इंदिरा जी के लिए। मुझे आपत्ति नहीं, चुनाव लड़िए, संघर्ष करिए, राजा बनिए, लेकिन रानी के गर्भ से पैदा होकर राजा बनेंगे, ये भाव ठीक नहीं। फिर लोकतंत्र क्यों, फिर राजतंत्र क्या बुरा था? हमको पता था ये चोल डायनेस्टी है, हमको पता था ये मौर्य डायनेस्टी है, ये मुगल है, हमको पता था कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन। ऐसा राज नहीं होना चाहिए, ऐसा राज नहीं होना चाहिए। और एक बात कहूंगा आशुतोष वर्मा से भी, प्रियंका से भी। प्रियंका तो अभी युवा है, चीजों को समझेंगी, आगे जाएंगी। जब इस प्रदेश में कल्याण सिंह और रामनरेश यादव मुख्यमंत्री हुए थे और कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ कैबिनेट में आए थे, कोई सोच सकता था? यह भारत के लोकतंत्र की देन थी। 3 गरीब परिवार के बच्चे, एक मुख्यमंत्री और 2 मंत्री, सहकारिता मंत्री हुए थे मुलायम सिंह, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 69। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए इस प्रदेश के। वो सुघर सिंह जी के बेटे थे, वो राजनेता नहीं थे। लेकिन विक्रमार्जित राजस्य, अपने भुजबल से राज्य अर्जित किया जाता है, उसका आनंद अलग है। कल्याण सिंह के पिताजी ने कल्याण सिंह को एमएलए एमपी नहीं बनाया था, ना मुख्यमंत्री बनाया ना। और वही मायावती जी भी भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव हैं, सौंदर्य हैं। अगर ऐसा ही रहेगा तो मायावती दोबारा पैदा नहीं हो सकती, कल्याण सिंह जी पैदा नहीं हो सकते, मुलायम सिंह जी फिर पैदा नहीं होंगे, किसी गरीब का बेटा बेटी फिर नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं, वंशवाद। इसलिए नहीं खिलाफ हूं कि भाजपा ने बोला, भाजपा जो बोले उससे मेरी सहमति हो, यह कहां लिखा? या असहमति हो, यह भी नहीं लिखा। लेकिन मैं चाहता हूं आशुतोष का बच्चा भी, प्रियंका गुप्ता का बच्चा भी, अवस्थी जी का बच्चा भी वो आकाश तक निर्बाध जा सके, अगर उसमें क्षमता हो तो। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षमता न होने के कारण ही रुके, अन्यथा कोई कारण नहीं होना चाहिए जो उसके विकास को रोके। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्यों कहते हैं? मैंने लोगों से पूछा कि हमारे भारत में कम अपॉर्चुनिटी है क्या, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों कहते हैं राव साहब? तो मुझसे वहां के लोगों ने कहा, हमारे यहां अंतर यह है, कुल, गोत्र, पहुंच, बल्दियत, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। राजनीति को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाइए। प्रियंका गुप्ता क्यों नहीं, प्रियंका वाड्रा ही क्यों? अगर प्रियंका गुप्ता भी उतनी ही तेजस्वी है जितनी प्रियंका वाड्रा, तो प्रियंका वाड्रा रिप्लेस होना चाहिए। और यह तर्क भाई कोई मत मुझे दो कि नहीं जनता बनाती है।
नासमझी का तर्क है, इतिहास से मुंह मोड़ने वाला तर्क है। जवाहरलाल जी जब अध्यक्ष बने थे तो जनता के मैंडेट से बने थे? नहीं। और जब अध्यक्ष हो गए तो फिर हो ही गए। इंदिरा जी अध्यक्ष हुई थी कांग्रेस की, वर्किंग कमेटी की मेंबर हुई पहले, फिर अध्यक्ष हुई। पंडित जी थे तब, जनता का मैंडेट मिला। और माफ करिएगा, इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री हुई थी आशुतोष बाबू, तब भी बाय द पीपल्स मैंडेट नहीं थी, जनता का मैंडेट तो बाद में उनको मिला। और मिला, अच्छा मिला, बड़ी नेता हुई, इसीलिए मैं उनको भी श्रद्धा करता हूं, भारत के बड़े नेताओं में से एक। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हुई थी तो जनता का मैंडेट नहीं था। इसलिए यह तर्क देना ठीक नहीं कि जनता का मैंडेट था। ना जी, एक घर में विधायक इकट्ठे हो गए, बोले जी रामलाल बनेंगे, बोले हाँ जी रामलाल जिंदाबाद ना। बोले रामलाल अभी तक क्या करते थे? बोले नहीं, अभी तक दूसरा काम करते थे, आज बनेंगे, आज मन आ गया तो कह रहे कि आज बनेंगे हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये कुछ। बोले आज तबीयत मचल गई, वो कह रहे आज बनेंगे। ऐसे हमने देखा है, इसीलिए मैंने उदाहरण दिए मुलायम सिंह यादव का, कल्याण सिंह का, मायावती का। ये किस घराने के लोग हैं? राजस्थान में अशोक गहलोत, बिहार में लालू प्रसाद यादव, इवन नीतीश कुमार, ये किसी घराने से आए हैं? इस बात, ये बात ठीक है आलोक अवस्थी की। इतना भी द्वेष मत रखिए राजनीतिक तौर पर कि हम सच से दूर हो जाएं। हम लोग जब भाजपा नियमित तौर पर एक संवाददाता के तौर पर रिपोर्टिंग करते थे और नरेंद्र मोदी जी यहां सचिव थे पार्टी में, तो हम लोगों के साथ उठते बैठते थे, बात होती थी, तो हम लोग को अंदाज नहीं था कि ये प्रधानमंत्री होंगे और 2 टर्म प्रधानमंत्री। उतना अवसर तो मिला ना, उतना अवसर तो मिला ना। सिंध से आए अडवाणी जी, अवसर मिला ना। वाजपेयी जी के पास भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, मास्टर के बेटे थे, मास्टर के बेटे। ग्वालियर में जिस कमरे में जन्मे थे उसकी दीवारें काली थी ढिबरी के धुएं से। भारत के सबसे लाडले प्रधानमंत्रियों में से एक हुए। इसलिए मैं कहता हूं, आकाश खुला रखिए हर क्षेत्र में। कार बनाना चाहे तो प्रधानमंत्री का लड़का और ननकू के लड़के में अंतर नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना हो तो ननकू का बेटा, रज्जाक का बेटा और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बेटा बराबर तराजू पर तौलिए, तब सही मायने में संसदीय लोकतंत्र और लोकशाही होगी। धन्यवाद।